में उसने सबसे पहले पिंक हेडलाइन के अंतर्गत आपको मीथेन गैस का फॉर्मूला लिखकर दे दिया। क्या होता है भाई मीथेन गैस का फॉर्मूला? CH4। मतलब एक कार्बन एटम है और वो एक कार्बन एटम कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है? 4। तो ये मीथेन गैस का फॉर्मूला। याद करो हमने भूतकाल में मोलर मास निकालना सीखा था। मोलर मासेस मैंने तुम्हें ट्रिक भी बताई थी कि अगर इवन एटॉमिक नंबर हो तो एटॉमिक मास को सिंपली क्या कर लेना? डबल। ऑड एटॉमिक नंबर हो तो डबल प्लस 1। फॉर्मूला बनाना सीखा था क्रिस क्रॉस वगैरह कर करके। तो एक जो कार्बन का एटम होता है, सिर्फ एक कार्बन का एटम, उसका वजन कितना होता है? जैसे अभी जो हमारे पास मीथेन का फॉर्मूला है उसमें कितने कार्बन एटम के दिख रहे हैं? कितने कार्बन एटम दिख रहे हैं तुमको? एक दिख रहा है ना मात्र। और हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं? 4। मतलब एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन अगर मिल जाए तो जाके मीथेन का क्या बनता है? एक मॉलिक्यूल। क्या ये बात भेजे में जा रही है? तब क्या बनता है? मीथेन का एक मॉलिक्यूल बनता है। तो ऐसे केस में अगर कोई तुमसे ये पूछे कि भाई मॉलिक्यूल बन जाने के बाद उसका वजन कितना है, तो उसी वजन को अपन लोग क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक पर्स है, उस पर्स से मैंने एक मोबाइल रख लिया, ठीक है, एक पेन रख लिया, गाड़ी की चाबी रख ली, घर की चाबी रख ली और पर्स को लेग से पैक कर दिया। अगर कोई ये पूछेगा कि पर्स के अंदर का टोटल वजन कितना है, तो कैसे निकालोगे इसका टोटल वजन? मोबाइल का वजन प्लस दोनों चाबियों का वजन प्लस पेन का वजन और प्लस जो भी अलग अलग चीज़ें रखी होंगी। तो अगर कोई तुमसे ये पूछेगा कि पूरे के पूरे CH4 का वजन निकालो, तो कैसे निकालोगे? CH4 बना किस चीज़ से है? एक कार्बन से और 4 हाइड्रोजन से। यानी कि अगर तुम्हें CH4 का वजन निकालना है तो CH4 का वजन निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एक कार्बन का वजन प्लस क्या करना पड़ेगा? 4 हाइड्रोजन के वजन। क्या ये बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर कोई तुमसे पूछेगा कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालोगे इसका मॉलिक्यूलर मास? एटॉमिक मास ऑफ कितने कार्बन? बोलो कितने कार्बन? ऑफ 1 कार्बन प्लस, और उसके साथ किसको ऐड करना पड़ेगा बताओ? एटॉमिक मास किसके? 4 हाइड्रोजन के। क्या यहाँ तक बातें भेजे में गई कि कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास? अब एक कार्बन का एटॉमिक मास होता कितना है? 12। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। कितने कार्बन है हमारे पास? एक, तो 12 ही लेंगे। और एक हाइड्रोजन का वजन कितना होता है? 1। हाइड्रोजन बड़ा प्यारा नंबर है, इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और इसका एटॉमिक मास भी 1 होता है। अब क्या मैं 12 + 1 करना चाहिए कि 12 + 4 करना चाहिए? क्यों भाई 4 क्यों? उसका तो 1 होता है ना, लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन 4 है। वेरी गुड। तो 12 + 4 कितना होता है? 16। चेक करो तुम्हारी बुक में मोलर मास की जगह पे 16 लिखा है कि नहीं लिखा है। तो यानी कि हम लोग हमारे चैप्टर में कार्बन के 2 कंपाउंड्स पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे CO2 और एक पढ़ेंगे CH4, जिसमें से CH4 को क्या कहते हैं? मीथेन। उसका केमिस्ट्री वाले लोग उसका IUPAC नेम, अभी IUPAC क्या है 10th में पढ़ना, केमिस्ट्री वाले लोग इसका सही ढंग से नाम क्या लेते हैं? मीथेन। और इस गैस का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 16। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है? अब मीथेन गैस पाई कहाँ जाती है? बहुत जगह। अगर तुम गड्ढा करके अपने घर का सारा कचरा कूड़ा, नॉट प्लास्टिक, डिकम्पोजेबल, वो आता ना कचड़े वाला, सूखा कचरा, गीला कचरा अगर डिकम्पोज करवाओगे, उससे खाद बनाने की कोशिश करोगे, तो उस गड्ढे में मीथेन गैस होगी। कई बार एक खबर सुने होंगे कि कुआं खोदने वाले नीचे गए या कुआं साफ़ करने वाले नीचे गए और जहरीली गैसेस निकल कर आई, तो वहाँ पे भी मीथेन गैस कई बार पाई जाती है। नालों में मीथेन गैस पाई जाती है। इसके अलावा हमारे अर्थ के अंदर से हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकालते हैं। बेसिकली हम क्रूड ऑयल निकालते हैं, कच्चा तेल। कच्चे तेल को हम लोग रिफाइनरी में बेचते हैं, उससे पेट्रोल निकलता है, उसी कच्चे तेल से डीजल निकलता है, उसी कच्चे तेल से कैरोसिन निकलता है, उसी कच्चे तेल से वैक्स निकलता है और पता नहीं क्या क्या पदार्थ निकलते हैं। वैसे ही हम हमारे अर्थ से एक्सट्रैक्ट क्या करते हैं? बोलो, नेचुरल गैस।
ठीक है, हम लोग हमारे अर्थ से क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, नेचुरल गैस। उस नेचुरल गैस का 87% उस नेचुरल गैस में क्या पाई जाती है, मीथेन। उसे अंडरलाइन करके रख लो कि कितना परसेंटेज पाई जा रही है भाई, 87% का अकरेंस होता है किसमें, नेचुरल गैस में। आ गया रोहित, ठीक। और कहाँ पाई जाती है, मैंने अभी भी बताया, गीले कचरे को अगर आप खाद बनाओ, कई लोग बनाते हैं घर में खाद। अभी जैसे यूजुअली जो लोग खेती करते हैं वो लोग तो खाद बनाते हैं, कई लोग खेती नहीं भी करते, सिर्फ गार्डनिंग भी करते हैं तो भी वो लोग खाद बनाते हैं। हाँ, बट खाद बनाने के लिए फिर वो लोग गड्ढा वड्ढा नहीं खोदते, वो लोग ड्रम को लेते हैं, ड्रम को थोड़ी सी कट कर देते हैं ड्रम को टॉप से, जहाँ से वो लोग कचरा, सारा गीला कचरा उसके अंदर डाल सकें, फिर उसको ढक्कन से बंद कर देते हैं। मतलब ऐसा कचरा जिसको डब्बे में या गड्ढे में बंद कर देते हैं ताकि उस कचरे को ऑक्सीजन मिलनी नहीं चाहिए। अगर मैं केले का छिलका खाऊंगी और केला खाऊंगी और केले के छिलके को ऐसे ही फेंक दूंगी लेट से बाहर, तो उसको हवा मिलेगी, वो डिकम्पोज हो जाएगा और 10 दिन बाद तो शायद वो केले का छिलका वहाँ था ये भी नहीं पता चलेगा, बराबर। जैसे अभी अपन बाहर केले का छिलका रख दे, पहले तो हल्का हल्का काला होने लगेगा, थोड़ा थोड़ा सिकुड़ने लगेगा और 10 से 15 दिन बाद वो पूरा का पूरा छिलका उस ज़मीन से क्या हो जाएगा, गायब। कहाँ गया वो, डिकम्पोज हो गया। और डिकम्पोज होकर किस में मिल गया, सॉइल। लेकिन अगर उसी छिलके को हम लोग ऑक्सीजन नहीं दें, उसको डब्बे में बंद कर दें, तो क्या वो डिकम्पोज नहीं होगा, होगा। क्या वो सड़ेगा नहीं, वो सड़ेगा। लेकिन जब वो बंद डब्बे में ऑक्सीजन की कमी में सड़ता है तो सड़ने के साथ साथ वहाँ पे गैस भी बनती है। वो कौन सी गैस होती है, मीथेन गैस। तो सेकेंड पॉइंट में वही लिखा गया है कि जब किसी भी ऑर्गेनिक मैटर का, ऑर्गेनिक मैटर मतलब गीला कचरा, ठीक है, जो डिकम्पोज हो सकता है, ऐसे कचरे को अगर हम लोग एनएरोबिक तरीके से, एनएरोबिक मतलब ऑक्सीजन होना नहीं चाहिए, उसको अंडरलाइन करो, पेपर में ट्रू फॉल्स आ सकता है अलग से कि एनएरोबिक का मतलब क्या होता है। तो एनएरोबिक का मतलब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ एयर, तब वहाँ पे मीथेन गैस बन जाती है। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं। फिर मैंने क्या बताया कि कई बार ऐसी न्यूज़ आती है कि लोग कुआं साफ करने नीचे गए, कुएं के अंदर एकदम गहराई में कुछ हद तक उनको क्या मिलती है, जहरीली गैस मिल जाती है। तो जब हम धरती के अंदर जाते हैं ना, चाहे आप कुओं में जाओ, गुफा में जाओ, चाहे आप किसी सुरंग में जाओ, या चाहे आप वहाँ जाओ, क्या कहते हैं उसको, उनको या हिंदी में या माइंस को हिंदी में क्या कहते हैं, खदान, खदान में जाओ, कोयले की खदान, इसकी खदान, उसकी खदान, मतलब बेसिकली उन जगहों में जहाँ पे धरती के अंदर आप जा रहे हो, वहाँ पर भी आपको क्या मिलती है, मीथेन गैस मिलती है। तो यही चीज़ पॉइंट नंबर 4 में लिखी है कि कहाँ पाया जाता है, कोल माइंस में पाया जाता है। और पॉइंट नंबर 5 इसका सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मीथेन गैस पाई जाती है मार्शी प्लेसेस में, और इसके मार्शी प्लेसेस में पाए जाने की वजह से ही इसको कौन सी गैस कहते हैं हम लोग, मार्श गैस कहते हैं। उसको अंडरलाइन कर लो, या तो ये ट्रू फॉल्स के लिए आ सकता है, या तो ये स्कूल में गिवरिजन के लिए आ सकता है। अगर पीछे एक्सरसाइज में इसका गिवरिजन है तो बहुत अच्छी बात, और अगर नहीं है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मीथेन गैस क्या होता है, आप लोगों की कौन सी गैस कहलाती है, मार्शी गैस। क्यों कहलाती है भाई ये मार्शी गैस, क्योंकि कहाँ पाई जाती है। अभी मार्शी मतलब क्या है, मार्शी मतलब एक ऐसी ज़मीन, एक ऐसी जगह जहाँ पानी जमा हो गया, जहाँ जैसे आप इनडायरेक्टली भी कह सकते हो दलदल टाइप की चीज़ें, वो भी कह सकते हो मार्शी प्लेस है, जहाँ पानी ठहर गया है, जहाँ कीचड़ सा बन गया है। तालाब वगैरह की बात नहीं कर रही, ठीक है, तालाब में तो पूरा प्रॉपर पानी है, लेकिन जहाँ पानी ठहर गया है, जहाँ कीचड़ भी है, मिट्टी भी है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्शी प्लेस। जैसे नदी होती है, नदी का जो किनारा होता है, किनारे के पास तुम देखना पानी ज़्यादा तो नहीं रहता, लेकिन वहाँ की मिट्टी थोड़ी फुसफुसी टाइप की होती है। सच प्लेसेस आर नोन एज व्हाट, मार्शी प्लेसेस। अगर तुम ज्योग्राफी पढ़ोगे, इंडियन ज्योग्राफी, तो इंडिया की ज्योग्राफी में बहुत सारी मार्शी प्लेसेस पाई जाती है। तो ये एक गिवरिजन में आ सकता है। अच्छा, अब उसके बाद हम लोगों ने पॉइंट नंबर 1 क्या पढ़ा था कि जब हम धरती के अंदर से नेचुरल गैस निकालते हैं तो नेचुरल गैस में 87% किसका होता है, बोलो, मीथेन का होता है।
अब भाई मीथेन को आप अलग कैसे करोगे? अब जैसे ये हवा है, हवा में तुम्हारे पास ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर वेपर भी है, बहुत कुछ है। आज ही मैंने जैसे एक न्यूज़ देखी, कंपनी का नाम तो फिर मैं भूल गई, ध्यान नहीं दिया उतना। वो लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने एक मशीन बनाई है जो कि हवा में जो वाटर वेपर मौजूद होता है, उस वाटर वेपर को वो मशीन कलेक्ट करती है। कलेक्ट करने के बाद उस वाटर वेपर को पीने के पानी में कन्वर्ट करती है और एक दिन में 50,000 से 60,000 लीटर का पानी वो प्रोड्यूस करके देती है। ये मशीन्स वो जगह यूज़ करती हैं जहाँ के पे पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा है, ताकि हवा में जो मॉइस्चर मौजूद है उस मॉइस्चर को वो यूज़ कर सके फॉर द पर्पस ऑफ ड्रिंकिंग। तो मशीन ऑब्वियस है कि उस एयर में से ऑक्सीजन नहीं ले रही, नाइट्रोजन नहीं ले रही, CO2 नहीं ले रही, अदर गैसेस नहीं ले रही, वो सिर्फ क्या ले रही है? वाटर वेपर। कुछ तो उन्होंने टेक्नोलॉजी लगाई होगी ना, जिसके वाया वो वाटर वेपर को निकाल रही होगी। तो नेचुरल गैस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ ये नहीं है कि 87% मीथेन है। भाई बचा हुआ 13% में भी तो बहुत कुछ होगा। तो अगर तुमको सिर्फ प्योर मीथेन चाहिए, तुमको बचा हुआ 13% नहीं चाहिए, तो तुम क्या करोगे? कुछ तरीका होना चाहिए कि जिससे मैं उनको अलग अलग कर सकूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम्हारे दाल में लेट्स से मैंने लोहे का एकदम पाउडर मिक्स कर दिया, लोहे के छोटे छोटे पार्टिकल्स मिक्स कर दिए। अब वो दाल तो खाओगे नहीं, कच्ची दाल। तो हमारा सबसे पहला कंसर्न क्या होगा कि लोहे के पार्टिकल्स को अलग करो। कैसे? चुंबक को ऐसे ऊपर ऊपर रखो, जितना भी लोहा होगा वो चिपक जाएगा और दाल अलग हो जाएगी। डॉक्टर्स लोग भी इसका यूज़ करते हैं। आँखों में अगर कभी कुछ बर वगैरह चला जाए लोहे का कुछ, तो डॉक्टर लोग भी ऐसे चुंबक रखते हैं ताकि वो निकल के ऐसे आ जाए अगर नियर बाय रहा तो यानी कि हर चीज़ को फिल्टर करने की अपनी क्या होती है? टेक्निक होती है। अब क्योंकि 9th CBSE में केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर में ये सारी टेक्निक्स डिस्कस हैं, एकदम बेसिक टू बेसिक टेक्निक उनके इसमें डिस्कस्ड है। तुम्हारे इसमें डिस्कस नहीं है, तो लेकिन उसके बारे में अपन ज़्यादा बुराई नहीं करते। लेकिन देखो पॉइंट नंबर 7 में यही लिखा है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक वो टेक्निक का नाम है जिस टेक्निक के वाया आप नेचुरल गैस में से मीथेन गैस को क्या करते हो? अलग कर सकते हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो टेक्निक को अंडरलाइन कर लो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, हाउ यू कैन सेपरेट मीथेन गैस फ्रॉम दी नेचुरल गैस। मतलब मैं अगर एग्जाम पेपर लूँ तो मैं ये रट्टा टाइप का पेपर लूँ ही ना, लर्न करो, ये करो, वो करो। मैं 3 क्वेश्चन पूछूंगी 3 मार्क्स के लिए। पहला, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मीथेन गैस। तुम फॉर्मूला लिखो, मोलर मास पूछ लो। फिर ये पूछेंगे इस गैस का अदर नाम बताओ, तो इसे बायोगैस भी कहते हैं और मार्श गैस भी कहते हैं। फिर अपन ये पूछ लेंगे कि नेचुरल गैस में कितने % पाई जाती है। फिर ये पूछ सकते हैं कि इसको सेपरेट कैसे करते हैं, तो इसको सेपरेट कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये टेक्निक का नाम है। क्या ये बात समझ में आ रही है? जैसे अपन लोग घर में गेहूं वगैरह साफ़ करने के लिए सूफा यूज़ करते हैं, ऐसे ऐसे छिड़कते हैं तो जो क्या कहते हैं उसमें चाफ कचरा रहता है वो अलग हो जाता है। इसी टेक्निक को लार्ज स्केल पे किसान यूज़ करते हैं विनोइंग एंड थ्रेशिंग के नाम पर। एक सर्टेन हाइट पे खड़े हो जाते हैं और वहाँ से अपने धान को फेंकते हैं, तो जो भी उसका चाफ होता है वो अलग हो जाता है। तो अलग अलग चीज़ों को सेपरेट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से तुम दुनिया की हर चीज़ को फिल्टर कर लोगे, बट नेचुरल गैस में से मीथेन कैसे निकाली जाती है? विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या तुम लोगों को 8th क्लास में था ये सब डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? मतलब पढ़ा ही नहीं है कभी? क्या, कोई नहीं, फिर 11th क्लास की केमिस्ट्री में आएगा। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 6 पर। पॉइंट नंबर 6 ये बताता है कि यार अभी तक तो जितनी भी बातें हमने पढ़ी उन सारी बातों से ये लग रहा है कि मीथेन गैस नेचुरली अक्रिंग है ज़मीन के अंदर किसी दूसरी गैस के साथ कचरे के डिकम्पोज होने पर। बट अगर मुझको मीथेन गैस खुद स्वयं बनानी होगी तो मैं क्या करूँगी? तो वहाँ उसने केमिस्ट्री की एक रिएक्शन लिखी है। वैसे तो कई तरीके हो सकते हैं बनाने के, आजा रोहित, लेकिन स्टिल उसने एक रिएक्शन लिख के दी है। रिएक्शन नहीं लिखी, सिर्फ ओरली बता दिया। देखो क्या उसने बोला है कि आप हाइड्रोजन गैस को ले आओ, अंडरलाइन करना उसको। हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है? H2। तो हाइड्रोजन के ऊपर लिख दो H2।
उसको प्लस करो। किसके साथ प्लस करने की बात कर रहा है वो? 2 में टू, 2 में टू। ये ऐसे नहीं होगा, मैंने 12 वाला करने को नहीं कहा था तुमको, इसका अलग टेक्निक है। मैं कल अंकित को बोल दूंगी क्लास में ये सिखाने को, ये वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से सिखाते हैं अलग ही तरीके से। खैर ये वाला करने को नहीं कहा था मैंने तुमको। खैर ये वाला तो आ गया तुम्हारा 6 वाला। कुछ और मैंने बोला होगा, तुम कुछ और करके आ गए। ये तो जन्मों में नहीं बनेगा, लेकर आओ बुक, कुछ भी करे जा रहे हो पगले समान। हाँ, प्लस इसमें कौन सा वाला और कौन सी गैस मिक्स करने को बोल रहा है वो? कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है वैसे ही क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तुम्हें पता है अपन को अपनी गाड़ियों की पीयूसी करानी पड़ती है। पीयूसी सुने हो कि नहीं सुने हो? सुना है। अच्छा क्या होती है भाई पीयूसी? भाई सुना है तो मुझे भी बता दो, क्यों आ रहे हो? तुमको तो बड़ा पता होगा, क्या बड़बड़ा रहे हो? थोड़ा सा तेज बोलो भाई, इतना जोर जोर से चीखते हो। इसमें करो, इसके राइट साइड को रैशनलाइज करो, ठीक है? बोलो। पोल्यूशन अंडर कंट्रोल का एक सर्टिफिकेट होता है जो कि गाड़ियों को लेना पड़ता है। उसका फाइन महाराष्ट्र में तो अच्छा खासा तगड़ा है। स्कूटी को, बाइक को, लूना को, कार को, सबको ये सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तुम अगर जाओगे तो नागपुर में आरटीओ के पास लॉ स्क्वायर पे बहुत सारी वो एम्बेसडर गाड़ियाँ, कारें खड़ी होती हैं, उसके पास लिखा रहता है पीयूसी 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 करवाएं। 1-2 वाड़ी में भी खड़े रहते हैं। गाड़ी के पीछे ये लोग कुछ डालते हैं, करते हैं। उनकी गाड़ी में, अपनी गाड़ी से जो धुआं निकलता है उसको मेजर करते हैं कि हमारी गाड़ी से निकलने वाले धुओं में क्या क्या, कितनी कितनी मात्रा में। तो एक्चुअल में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की ही ऐसा लगता है कि भाई बहन है, बट हाईली जहरीली। हम तो अभी कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में रह रहे हैं। हाँ, ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाएगी तो नो डाउट सफोकेशन होगा, बट कार्बन मोनोऑक्साइड तो बहुत जहरीली है। और यही गैस हमारे गाड़ी के साइलेंसर से पीछे से निकलती है। तो ये कहीं ज़्यादा क्वांटिटी में निकल के एयर पोल्यूट तो नहीं कर रहा है, एयर पोल्यूशन तो नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ें चेक होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड उसे कहते हैं। खैर, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? CO, कैपिटल C, कैपिटल O। इन दोनों को बोल रहा है कि वो मिक्स कर दो। मिक्स कर दो यानी कि एरो बना लो एक, क्योंकि भाई दोनों मिक्स होंगे तो कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट बनेगा। कितने टेम्परेचर पे मिक्स करना है पढ़ो? 300 डिग्री सेल्सियस। बाप रे, इतना ही हाई टेम्परेचर पे। तो एरो के ऊपर लिख दो 300 डिग्री सेल्सियस। अब आगे उसने रिएक्शन में क्या बोला है कि इसमें 300 डिग्री सेल्सियस के अलावा हाइड्रोजन गैस को और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को एक चीज़ और चाहिए। क्या चाहिए? निकल। निकल एज अ कैटलिस्ट। और जब आप निकल को एज अ कैटलिस्ट डालोगे तो मीथेन गैस बन जाएगी। मतलब एरो के बाद क्या लिख दो? CH4। तो इसकी रिएक्शन बताओ कैसी हुई? H2 प्लस CO, एरो के ऊपर 300 डिग्री सेल्सियस, एरो के नीचे लिख दो निकल, ठीक है, और एरो के बाजू में क्या लिख दो? CH4। तो ये इंडस्ट्रियल तरीका है क्या करने का? आप लोगों का मीथेन गैस बनाने का। अब द पॉइंट इज कि इस पूरे बातचीत में अब ये कैटलिस्ट नया वर्ड आ गया हमारे लिए। अब ये कैटलिस्ट क्या है? तो देखो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि लेट से तुम्हें यहाँ से बर्डी जाना, 13 किलोमीटर है लगभग, तुम्हें अगर पैदल पैदल जाने को कहा जाए कितना वक्त लगेगा? कुछ घंटों में पहुँच ही जाओगे। डिपेंड कि तुम्हारी चलने की स्पीड कितनी है, डिपेंड कि तुम कितना रुक रुक के चलते हो, वगैरह वगैरह, पहुँच तो जाओगे। लेकिन अब मान लेते हैं तुम्हें जल्दी पहुँचना है, तो क्या कर सकते हो जल्दी पहुँचने के लिए? हाँ, उड़ोगी? अच्छा, बाइक से। मैं बोला भाई तुम्हारे पास उड़ने का स्पेशल टैलेंट होगा। क्या है? बाइक यानी कि गाड़ी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। गाड़ी से का प्रयोग करने से ऐसा होगा क्योंकि बर्डी का जो डिस्टेंस 13 किलोमीटर है वो रिड्यूस होकर 10 किलोमीटर हो जाएगा। फिर क्या होगा? वो टाइम हमारा रिड्यूस हो जाएगा। मतलब जिस चीज़ को पहले कवर करने के लिए ज़्यादा समय लग रहा था वो समय अब कम हो जाएगा। तो कैटलिस्ट भी यही काम करता है। कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं जो रिएक्शन की क्या बढ़ा देते हैं? स्पीड। मतलब अगर किसी रिएक्शन को कंप्लीट होने में बहुत समय लग रहा है, 1 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, 2 साल, 3 साल, तो उनको हो सकता है मिनटों में, सेकेंड्स में या आवर्स में कंप्लीट करा दें।
तो रिएक्शन का मतलब कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसे केमिकल्स जो कि बोलो क्या करते हैं, रिएक्शन की स्पीड को, कि लिख लो वहाँ पे, क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। अब 10 तक सबको यही लगता है कि कैटलिस्ट इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, बट ऐसा नहीं है। निगेटिव कैटलिस्ट भी होते हैं, मतलब जो कम भी करते हैं। भाई एक रिएक्शन बहुत स्पीड में भाग रही है, तुम चाहते हो कि नहीं ये स्पीड में ना जाए, धीरे धीरे हो, तो धीरे धीरे होने के लिए क्या उसमें और कैटलिस्ट डाल दोगे क्या उसको स्पीड भगाने वाला? फिर उसमें आप कैसे कैटलिस्ट डालते हैं? नेगेटिव। तो कैटलिस्ट दोनों प्रकार के होते हैं, स्पीड इंक्रीज करने वाले भी होते हैं और डिक्रीज करने वाले भी, बट जनरली अप टू 10th क्लास हमारा कैटलिस्ट का मतलब यही होता है कि जो रिएक्शन की स्पीड को क्या कर दे? बढ़ा दे। तो पहले अभी तक के डिस्कशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा? मीथेन गैस का फॉर्मूला होता है CH4। किससे बना है? 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। इसका मास कितना है? मोलर मास 16। 87% नेचुरल गैस में पाया जाता है। अगर सेपरेट करना हो तो कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मीथेन गैस को 2-3 नामों से जाना जाता है, गोबर गैस, बायोगैस, मार्श गैस वगैरह वगैरह। ये धरती के अंदर भी पाया जाता है, कोल माइंस में, वेल्स में, केव्स में, जहाँ पे भी आप धरती के अंदर जा रहे हो, इंटीरियर में जा रहे हो, या फिर किसी पैक्ड स्पेस में जा रहे हो, पत्थरों के बीच में जा रहे हो, वहाँ मिलती है। इसके अलावा इसी मीथेन गैस को आप अपने घर के गीले कचड़े से भी बना सकते हो। कैसे? एनएरोबिक डिकम्पोजिशन करा के। एनएरोबिक डिकम्पोजिशन मतलब ऑक्सीजन नहीं मिलना चाहिए उसको, या तो डब्बे में बंद कर दो, गड्ढे में बंद कर दो, कुछ तो करो, बट ऑक्सीजन मिलना नहीं चाहिए, ठीक है? और या फिर इंडस्ट्रियल तरीके से बना सकते हो। कैसे? हाइड्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को मिक्स करके बना सकते हो। कितना डिग्री का टेम्परेचर चाहिए होगा? अच्छा, कैटलिस्ट क्या चाहिए होगा? लिक्विड निकल। निकल नामक एक चीज़ हमें एज अ कैटलिस्ट लगनी चाहिए। इस पैराग्राफ को पढ़ लो ऑकरेंस, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो तो फिर अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज से मूव करते हैं। ब्रैकेट्स दिया करो। तुम ब्रैकेट नहीं देते हो, इससे ये फीलिंग आती है कि कॉस थीटा से 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है? ब्रैकेट देने से क्या लगता है कि वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो, जो एक्चुअल में होने भी वाला है। खैर, हर जगह ब्रैकेट्स खा खा के रखे हो। तुम्हारी लाइफ में तो ब्रैकेट की कोई इज्जत ही नहीं है। आर्यन पढ़ने को दिया है वक्त, उसको देखने को या मुझको देखने को नहीं दिया है। अब बताओ, ये कॉस थीटा और इस ब्रैकेट के बीच में काय का साइन है? तो तुमने नेक्स्ट स्टेप में ये प्लस कहाँ से लिख दिया? हाँ, यही वो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो एक बंदा अगर ठीक करे। इसके नोट्स तो होंगे ना तुम्हारे पास, स्कूल के नोट्स, ट्यूशन के नोट्स कुछ तो होंगे। मैंने जब ये चैप्टर ट्यूशन में पढ़ाया था तो पूरे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 करके पढ़ाया। तुम्हारे पास नहीं होगा तो इससे लो। तो आज कितने किए तुमने? 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया। चलो एक और कर लो, कम से कम आज मिनिमम कुछ तो करोगे। लेकर आओ, एक और बताती हूँ। कोई दिक्कत है? नहीं है? खैर, तो चलो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मूव करते हैं। अब देखो, दुनिया में कोई भी गैस हो, कोई भी केमिकल हो। अच्छा, बेचारा आर्यन लगता है पढ़ रहा था। जब आर्यन बाकियों का शुरू हुआ तब तुम्हारा ख़त्म हो गया, सॉरी, जब तुम शुरू कर रहे थे। ये किया ना, ये तो हो गए ना गधे। खैर रुको, एक और कर लो। इस क्वेश्चन को लिखो, सेम ही है, बल्कि आई थिंक वही है, हाँ नहीं, इस क्वेश्चन को लिखो और ऑब्वियस से देख के समझ में आ रहा है कि टॉप बॉटम इसको क्या करने की नीड है? रैशनलाइज। छाप मत लेना, उससे क्वेश्चन लिखने को बोला है। क्या? तो ऐसे केस में हर केमिकल की 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। हर केमिकल की तुम कार्बन डाइऑक्साइड भी पढ़ोगे तो उसमें भी तुम फिजिकल पढ़ोगे, उसमें भी तुम क्या पढ़ोगे? केमिकल पढ़ोगे। फिजिकल मतलब उसकी कोई बदबू, उसका कोई कलर, उसका कोई शेप, उसका कोई पर्टिकुलर रंग, उसका कोई डेंसिटी, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट, फलाना ढिमकाना, ये सब किस में आता है बोलो? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब क्या ये उसके साथ रिएक्ट करेगी, अगर रिएक्ट करेगी तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या ये पानी के साथ रिएक्ट करेगी, क्या ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, ये सब चीज़ें। तो अब हम मीथेन गैस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी,
मीथेन गैस का एग्जैक्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तुम्हें याद करने की आवश्यकता नहीं है, याद करना चाहते हो तो कर सकते हो। दुनिया में लाखों करोड़ों गैसेस एग्जिस्ट करती हैं, जो इंसान पीएचडी भी करके बैठा है वो भी इन सब चीज़ों का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट याद नहीं रखता, क्योंकि ये अननेसेसरी डेटा है। हाँ, अब क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में 2 ही गैसेस तुम्हें पढ़नी है, CO2 और CH4, तो सामने वाला बंदा तुम्हें एज अ वेला अज्यूम करता है क्या तुमको तो याद करना ही है, तो तुम्हारी मर्जी है। तुम्हें अगर स्कूल में बोला गया है कि याद कर लो तो कर लेना, नहीं तो ये कोई कंपलसरी डेटा फैक्ट नहीं है जिसके मतलब इंपॉर्टेंट जानकारी जो पता होना चाहिए। बस इतना याद रखो कि मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट मतलब पिघलना, और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है यानी कि उबलना, वो देखो कितना है, माइनस में है। 4 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर चला जाए ना तो इंसान ठिठुरने लगता है। अभी करंटली नागपुर का टेम्परेचर चल रहा है 10 से 12 के बीच का, रात के वक्त का। 4 डिग्री, 0 डिग्री, -3 डिग्री, ये सब कश्मीर वाले सिम्टम्स हैं, उसमें तो स्नोफॉल टाइप की चीज़ें होने लगती हैं। अब यहाँ देखो कि टेम्परेचर कितना है, -182.5 डिग्री और -161 डिग्री, मतलब इतना माइनस में जाओगे, इतना ठंडा करोगे इसको, तब जाके ये क्या करना शुरू करेगा, उबलना शुरू करेगा या फिर मेल्ट होना शुरू करेगा। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि मीथेन गैस का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही निगेटिव में होता है, -150 डिग्री सेल्सियस के बाद। इसमें ये डेटा याद रख सकते हो। नेक्स्ट जो कि याद रखना भी चाहिए कि ये कैसी गैस होती है, एक कलरलेस गैस होती है, इसका कोई कलर नहीं होता। दूसरा हमें ये याद रखना है कि डेंसिटी जो होती है मीथेन की, कौन से मीथेन की, लिक्विड मीथेन की, गैस की नहीं। हर चीज़ को लिक्विड भी बनाया जा सकता है, हर चीज़ को सॉलिड भी बनाया जा सकता है, हर चीज़ को गैस ही बनाया जा सकता है। भाई पानी को तुम बर्फ बनाते हो कि नहीं बनाते हो, पानी को उबाल के वेपर बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। तो मीथेन एक गैस है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसको लिक्विड नहीं बना सकते, आप उसको लिक्विड भी बना सकते हो। तो जो लिक्विड मीथेन है उसकी डेंसिटी पानी से क्या होती है, कम होती है, वो ये बता रहा है, ये भी याद कर सकते हो। 5वां पॉइंट जो फिजिकल प्रॉपर्टी में याद कर सकते हो कि मीथेन गैस पानी में स्पैरिंगली सोल्यूबल होती है। स्पैरिंगली सोल्यूबल का मतलब ज़्यादा अच्छे से डिजॉल्व नहीं होती। जैसे नमक है, उसे पानी में डालो, कितने अच्छे से डिजॉल्व हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि पानी का है और नमक का है। तो ये बताना चाह रहा है कि थोड़ी बहुत मीथेन गैस तो डिजॉल्व हो जाएगी, बट ज़्यादा क्वांटिटी में मीथेन गैस पानी में डिजॉल्व नहीं होती। जैसे पानी में तेल डिजॉल्व होता है क्या, हाँ, अगर तुम 1 ड्रम पानी में 1 बूंद तेल डालोगे तो तुमको पता चलेगा कि वो 1 बूंद तेल, चलो थोड़ा 1 डिब्बी भी डाल दोगे तो भी पता चलेगा क्या, नहीं। लेकिन अगर ढेर सारा तेल डाल दोगे तब वो डिजॉल्व होगा, नहीं होगा। तो जैसे पानी डिजॉल्व और तेल आपस में डिजॉल्व नहीं होते, वैसे ही मीथेन गैस और ये भी आपस में डिजॉल्व नहीं होती। हाँ, तो मैडम क्या फिर दुनिया में किसी से भी डिजॉल्व नहीं होगी ना, होगी। किससे डिजॉल्व होगी, गैसोलीन, ईथर, अल्कोहल, ऐसे अलग अलग केमिकल्स में, बट पानी के साथ तो ये नहीं होगी। फिर आगे बोल रहा है कि रूम टेम्परेचर पे ये बोल रहा है कि ये कौन से स्टेट में पाई जाती है, गैसियस स्टेट में पाई जाती है। तो इसको एक और पॉइंट अंडरलाइन कर लो कि वो गैसियस स्टेट में है रूम टेम्परेचर। तो ये सारी बोलो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हो गई, फिजिकल। केमिकल प्रॉपर्टीज़ और पीछे का बायोगैस प्लांट, ये मैं कल ही पढ़ाऊंगी, पहले अपन यूजेस पढ़ लेते हैं, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ और बायोगैस प्लांट ये रिएक्शन का पार्ट है, तो वो एक साथ ही पढ़ा जाए तो बेहतर है। देखो यूजेस बहुत सारे हैं। यूजेस को अगर तुम घर जाके गूगल करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि खतरनाक यूजेस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे यूजेस एग्जिस्ट करते हैं। उसमें जो बुक वाले ने लिखा है सिर्फ उतने ही यूजेस नहीं होते, ठीक है। तो अब इसमें देखो पहला यूज़ क्या लिखा है, कपड़ा इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इसे यूज़ करती हैं, कपड़ों की मील। पेपर इंडस्ट्री जहाँ कागज़ बनता है वो इस्तेमाल करते हैं। खाना, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मतलब जैम बनाने वाले, क्या कहते हैं उसको, सॉस बनाने वाले, केचप्स बनाने वाले, इस टाइप के लोग भी इस्तेमाल करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पेट्रोल का प्यूरिफिकेशन, ये वाली चीज़ के लिए क्या होता है, आप लोगों का मीथेन गैस इस्तेमाल होती है। पॉइंट नंबर 2 में आ जाओ।
ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वो स्टार्टिंग के 4 शब्द बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन। अब तुम्हारे डाउट में ये आएगा कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो तुम्हारी बुक में पेज नंबर 143 पे हाइड्रोकार्बन का एक टॉपिक है। जब मैं हाइड्रोकार्बन पढ़ाऊंगी तब मैं बता भी दूँगी। अभी क्योंकि हम अपनी उल्टी चक्की घुमा रहे हैं, इसलिए भी मान के चलो कि तुम्हें हाइड्रोकार्बन नहीं पता, क्या है बात भेजे में गई। बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, इससे छोटा हाइड्रोकार्बन एग्जिस्ट नहीं करता। ये चीज़ अंडरलाइन करके रखो कि ये स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अब पढ़ो उसको क्या बोल रहा है कि जब आप इसको जलाओगे तो जलाने पर ऑब्वियस है कोई भी हाइड्रोकार्बन लाइट देता है, एनर्जी देता है, CO2 गैस देता है। तो वो क्या बोल रहा है कि जब ये जलता है, क्योंकि ये सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन है, तो इसके अंदर से CO2 भी कैसी निकलती है, कम। इसीलिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ डोमेस्टिक फ्यूल। अगर ज़्यादा CO2 निकलेगी तो फिर इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें अपने घर में खाना बनाने के लिए क्लीन फ्यूल चाहिए, जो धुआं ना क्रिएट करे, जो हार्मफुल गैसेस ना निकाले। इसीलिए हम इसको एज अ डोमेस्टिक फ्यूल यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें CO2 की क्वांटिटी क्या है, बहुत 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 कम है। एक मिनट, यहाँ क्वेश्चन में x है और तुम थीटा लेकर कर रहे हो। आधा क्वेश्चन तुमने x में किया, आधा क्वेश्चन तुमने थीटा में किया है। थोड़ा सा होश में रहा करो कि क्वेश्चन में क्या है। खैर, तो जैसे अभी ये 5 हो गए, तुम घर में अगर बाकी भी करोगे ना तो वो भी होंगे। तो उसमें अगर एक एक करते जाना, अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो मुझे अंकित किसी को भी भेज देना क्वेश्चन के साथ, तभी सॉल्व करना। अगले दिन के लिए ये नहीं कि मेरे को नहीं बना, समझ गए। 2 हाइट्स एंड डिस्टेंस के सवाल दिए थे, चलो उसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, फटाफट बनाना 2 वो जल्दी से। आगे फिर बोल रहा है कि इसी मीथेन गैस को हम लोग यूज़ करते हैं, किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, इनसे दूसरे केमिकल्स बनाने के लिए। इथेनॉल, ये वो केमिकल है जिसका प्रयोग सैनिटाइजर्स में होता है, और भी वैसे बहुत यूज़र है, बट तुम याद रखो इथेनॉल। मिथाइल क्लोराइड नामक केमिकल बनाने में काम आता है। मिथिलीन क्लोराइड, एसिटिलीन, ये सारे केमिकल्स बनाने के काम आता है। और इसके बाद जो आखिरी की जानकारी है वो काम की है कि मीथेन गैस को डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो इटालियन थे। उनका नाम था अलेसैंड्रो वोल्टा, और उन्होंने 1776 से 1778 के बीच में ढूंढा, जब वो गैसेस की स्टडी कर रहे थे। कौन से लैंड पे, मार्शी लैंड पर। तो यहाँ पे अभी मीथेन पुराण खत्म होता है। कल हम लोग इसी मीथेन गैस की कौन सी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़, और कल पढ़ेंगे बायोगैस प्लांट। आज के बेसिस पर, आज की पढ़ाई के बेसिस पर तुम क्या कर सकते हो, पीछे एक्सरसाइज में से, वैसे तो मैं ऑलरेडी तुम्हें दे चुकी हूँ, बस वही करके लाओ, ठीक है। जो काम ऑलरेडी लर्निंग का दे दिया है क्लास में वो कंप्लीट कर लो। कल हम बचा हुआ पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। क्या है बात दिमाग में गई, बोलो क्रिंकना।